यूं तो लाइफ बड़ी ही स्ट्रेंज है। हम आते हैं और अपने माहौल के मुताबिक एक रेस में लग जाते हैं, पर कभी कभी जब भी हमें फुर्सत मिलती है या जब हम छोटे थे तो कई सारे सवाल हमारे जहन में आते थे। और खास तौर से जब हम कोई इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तब तो कई सारे सवाल हमारे दिमाग में उपजते ही हैं। बचपन की ही बात कर लीजिए, जब साइंस पढ़ा करते थे कई सारे सवालों का जवाब साइंस दे रहा होता था, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल उसके पीछे के हमारे दिमाग में आते थे, है ना? आपके भी जरूर आते होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। आज की बुक समरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें वो सारे सवाल हैं जो शायद कभी ना कभी हमने पूछने की कोशिश की है या हमारे जहन में उपजे हैं। आज की बुक समरी है आस्क अ साइंस टीचर, 250 आंसर्स टू द क्वेश्चंस यू हैव ऑलवेज हैड अबाउट हाउ एवरीडे स्टफ रियली वर्क्स, जिसे लिखा है लैरी शेकिल ने। लैरी शेकिल एक अवार्ड विनिंग साइंस टीचर हैं। उन्हें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को फिजिक्स और एरोस्पेस साइंस पढ़ाने का 38 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। लैरी को 3 बार टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वो 6 सालों तक स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट अवार्ड भी जीत चुके हैं। लैरी ने म्यूजियम क्लब और दूसरे कन्वेंशन में हजारों स्टूडेंट्स और बड़ों को भी पढ़ाया है। आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी आस्क अ साइंस टीचर बाय लैरी शेकिल। एक वक्त था जब हम परियों की कहानियों में यकीन रखते थे। एक वक्त था जब हम नेचर की घटनाओं में देवी देवताओं का हाथ मानते थे। लेकिन अब हम अपने आसपास होने वाली चीजों के लिए एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। साइंस हमें नॉलेज और पावर देता है, यह हमें ठोस सबूत देता है। अब हम बात करते हैं हमारे अजीबोगरीब प्लैनेट और यूनिवर्स की मिस्ट्री के बारे में। ये कुछ ऐसे सच हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ उन सवालों से जो अक्सर हमारे दिमाग में उपजा करते हैं। डू आइडेंटिकल ट्विन्स हैव द सेम फिंगरप्रिंट्स? इस टॉपिक के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं। हर इस सवाल का जवाब है ना। हमारे डीएनए में बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों के डीएनए लगभग एक जैसे ही होते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक अंडे से बने होते हैं जो 2 भागों में बटा होता है। लेकिन फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान सिर्फ जीन्स की वजह से नहीं बनते हैं। एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स के जेनेटिक मेकअप एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें बहुत ही मामूली फर्क होता है जिससे लोग खास तौर पर उनके पेरेंट्स उन्हें अलग से पहचान पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेट, हाइट, बिहेवियर जैसे दूसरी क्वालिटीज न सिर्फ जीन्स बल्कि आसपास के माहौल के असर से भी बनता है। यही बात फिंगरप्रिंट पर भी अप्लाई होती है। नेचर वर्सेस नेचर कंसेप्ट इन जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट पर भी अप्लाई होता है। इसका एक और एग्जाम्पल है मां की कोख में बच्चे का बड़ा होना। न्यूट्रिशन, ब्लड प्रेशर, मां के कोख में बच्चे की पोजीशन, ये सब फिंगरप्रिंट के पैटर्न पर असर करते हैं। एम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि कोख से जुड़ी हुई नली की लंबाई भी एक फैक्टर है। हमारे स्किन की एक परत होती है जिसे बेसल लेयर कहते हैं, जिनमें स्ट्रेस पड़ने पर फिंगरप्रिंट्स बनते हैं। ये दूसरे परतों के बीच सैंडविच सा बना होता है जो तेजी से बढ़ता है। जैसे जैसे बेसल लेयर बढ़ता जाता है ये हर तरफ मुड़ता जाता है और कॉम्प्लेक्स शेप ले लेता है। फोल्डिंग होना एक रैंडम प्रोसेस है, इसीलिए जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें करीब से देखेंगे तो आप इनमें बनी गोलाई, मड़ाव और लकीरों में फर्क देख पाएंगे। कनाडा के ओंटारियो के डायन क्विटप्लेट्स यानी कि 5 बच्चों के एक साथ जन्म का केस बहुत ही फेमस है। इनका जन्म 1932 यानी कि 1932 में हुआ था। सभी 5 लड़कियों के डीएनए एक जैसे ही थे, लेकिन उनकी उंगलियों के निशान अलग अलग थे। यह नोट करने वाली बात है कि फ्रेटर्नल ट्विन्स यानी कि वो जुड़वा बच्चे जो 2 अलग अलग अंडों से बने हैं उनमें एक जैसे डीएनए नहीं होते हैं। ऐसे जुड़वा दूसरे नॉर्मल भाई बहनों की तरह ही होते हैं जो 9 महीनों तक एक ही गर्भ शेयर करते हैं। एक और सवाल जो हम अक्सर पूछा करते हैं, Why do we blink? पलकों का काम है झपकना और आंखों को मॉइस्चर यानी कि नमी देना।
ताकि इन्हें सूखापन महसूस न हो। आमतौर पर एक इंसान 1 मिनट में 10 से 20 बार पलकें झपका लेता है। पलक झपकना इनवॉलंटरी है, यानी यह खुद ही काम करता है, यानी आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, यह हम जानबूझकर नहीं करते हैं। पलकों का झपकना सिर्फ 1 सेकंड के कुछ ही हिस्से में खत्म हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब पलकें झपका रहे हैं। यह इतनी तेजी से होता है कि हमारी देखने की काबिलियत में डिस्टर्ब नहीं करता। जब भी पलकें झपकती हैं, ये हमारे आईबॉल यानी पुतलियों को ढककर नीचे गिरते हैं और इसे सूखने से बचाते हैं। हमारे आंसू निकलने के लिए 2 छोटे छोटे डक्ट होते हैं जो कि आंखों को मॉइस्चर देते हैं। ये मॉइस्चर आंखों के सतह पर बहती हैं। हमारी हर एक पलक में 25 ऑयल डक्ट होते हैं। ये हमारी पलकों के बीच होते हैं और वे इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते। इनमें से निकलने वाला ऑयल हमारे आंसुओं के ग्लैंड से निकलने वाले पानी से मिक्स हो जाता है। इसलिए जब भी हम पलकें झपकाते हैं, आंखों में पानी और ऑयल आ जाता है। पलक झपकने से हमारी आंखों को सुरक्षा भी मिलती है। ये धूल और दूसरी चीजों से हमारी आंखों को बचाते हैं। हमारी पलकें विंडशील्ड वाइपर के जैसे काम करती हैं, जो कि आंखों में आने वाली धूल को निकाल फेंकती हैं। हालांकि हमारी आंखों को सबसे पहले पलकें बचाती हैं। इनको छोटे घूमे हुए बाल हमारी आईबॉल में आने वाली गंदगी को पकड़ लेते हैं। आपने देखा होगा कि घोड़ों और गायों की पलकें लंबी होती हैं। रेगिस्तान में रहने वाले ऊंटों की आंखों को रेत से बचाने के लिए उनकी पलकें बहुत ही लंबी होती हैं। ये इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पलक झपकने से हमें अपना फोकस बदलने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने डेस्क पर बैठे हैं और खिड़की से बाहर देख रहे हैं। फिर आप अपना ध्यान अपने लैपटॉप स्क्रीन पर शिफ्ट करते हैं। पलक झपकते ही आंखों को फोकस करने के लिए नए पॉइंट पर सेटल होने में मदद मिलती है ना मजेदार? अगला एक सवाल, What is the big red spot on Jupiter? The Great Red Spot यानी कि बड़ा लाल धब्बा असल में एक भयंकर तूफान है। यह जुपिटर के साथ लंबे वक्त से चलने वाला तूफान है। ग्रेट रेड स्पॉट 70,000 माइल लंबा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। यह एक बहुत बड़ा तूफान है, एक हाई प्रेशर तूफान, और यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान है। ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई के डायरेक्शन के ठीक उल्टा घूमता है और इसका एक चक्कर 7 दिनों तक चलता है। इस ग्रेट रेड स्पॉट को 1664 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट हैं। फ्रांस के एक एस्ट्रोनॉमर जियोवानी कैसिनी को भी इस रेड स्पॉट को खोजने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। दोनों ने 1664 में अपने दूरबीन के सहारे जुपिटर को देखा। ग्रेट रेड स्पॉट का रंग पिंक और ऑरेंज है। यह रंग जुपिटर में केमिकल के रिएक्शन की वजह से होता है। जुपिटर के अंदर से निकलने वाले केमिकल, जिसमें खास तौर पर फास्फोरस मिला हुआ है, यह केमिकल तूफान के साथ मिक्स हो जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर पर 345 से ज्यादा सालों से है। जुपिटर एक गैस प्लैनेट है और यह एक बहुत बड़ा गैस का गोला है। इसके एटमॉस्फेयर और सतहों के बीच कोई भी बाउंड्री नहीं होती, जैसा कि हमारी पृथ्वी पर होता है। जुपिटर पर गैस सेंटर के करीब आने पर मोटा होता जाता है। यह गैस लिक्विड में भी बदल सकता है। जुपिटर के सेंटर में एक सॉलिड कोर होता है, जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक सही नहीं बता पाए हैं। दूसरे सभी प्लैनेट्स को एक साथ रखा जाए तो भी जुपिटर इन सबसे 2.5 टाइम्स यानी कि 2.5 गुना बड़ा है। इसलिए इन प्लैनेट्स को रोमन गॉड के नाम पर रखा गया है। जुपिटर हमारे अर्थ से 318 टाइम्स यानी कि 318 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके 67 मून यानी कि 67 चंद्रमा हैं। इसके 4 सबसे बड़े चांद की खोज 1610 में यानी कि 1610 में गैलीलियो ने की थी। एक और सवाल जो हमारे जहन में घूमता है, When is Halley's Comet going to come around again? Halley's Comet यानी कि धूमकेतु जुलाई 2061 में फिर से आएगा, जो कि अब से 40 साल बाद है। इसकी खोज करने वाले शख्स एडमंड हैली हैं। वो एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे और आइजैक न्यूटन के दोस्त भी। 1705 में हैली ने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी का यूज कॉमेट के ऑर्बिट को आकाश में कई 100 सालों तक के उनके पोजीशन को ढूंढने और कैलकुलेट करने में किया था। हैली ने पाया कि 1531, 1607
एंड 1682 में देखे गए कॉमेट के ऑर्बिट एक जैसे ही हैं। ये कॉमेट दोबारा कब आएगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। उसे यकीन था कि ये 1758 में फिर से वापस लौटेगा, लेकिन 1742 में हैली की मौत हो गई। वो अपनी भविष्यवाणी को सच होते हुए नहीं देख पाए। ये कॉमेट 25 दिसंबर 1758 की रात को देखा गया था। बाद में इस कॉमेट का नाम हैली के नाम पर रखा गया। आखिरी बार हमने 1986 में इस कॉमेट को देखा था। हम इसे हमारे आसमान में हर 76 साल में देख पाते हैं। हिस्ट्री में वापस जाने पर पता चला कि हैलीज कॉमेट 240 BC से हर 76 सालों में देखा गया है। कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से एक कॉमेट को एक गंदे स्नोबॉल के जैसे मान सकते हैं। इसके बीच में बर्फ, धूल, जमी हुई मीथेन गैस है। हैलीज कॉमेट का सेंटर एक आलू के शेप का है। यह 10 मील लंबा और 6 मील चौड़ा है। इसकी 2 लंबी पूंछ हैं, एक आयन पूंछ और दूसरी धूल की पूंछ है। यह पूंछ लाखों मीलों तक फैली हुई है। ज्यादातर कॉमेट्स के ऑर्बिट सिगार के शेप के होते हैं। उन्हें हम आंखों से तभी देख सकते हैं जब ये पृथ्वी या सूरज के करीब आते हैं। ऐसे 4000 से ज्यादा कॉमेट देखे गए हैं और रिकॉर्ड किए गए हैं। मेटेओर शावर यानी कि उल्का की बारिश तब होती है जब पृथ्वी कॉमेट के ऑर्बिट में छोड़े गए मलबे से गुजरती है। हैलीज कॉमेट की वजह से हर अक्टूबर में ओरायनिड मेटेओर शावर होता है। अगला और रोचक सवाल, हाउ डज ब्लूटूथ वर्क? ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ बिना तार या वायर के जोड़ने और कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। यह रेडियो सिग्नल के इस्तेमाल से होता है। ब्लूटूथ लगभग 2.45 गीगाहर्ट्ज के एक छोटे से एरिया का एक नेटवर्क बनाता है। ब्लूटूथ डिवाइस लगभग 1 मिलीवॉट का बहुत हल्का रेडियो सिग्नल छोड़ता है। यह आमतौर पर लगभग 30 फीट का एरिया कवर करता है। इसका कम पावर आसपास के दूसरे डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। यह बैटरी को भी हल्के से यूज करता है। ब्लूटूथ को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि इसे यूजर फ्रेंडली रखा गया है। आपको इसके लिए इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जब किसी ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन करते हैं तो यह दूसरे डिवाइस को रेडियो सिग्नल भेजता है। फिर यह दूसरी तरफ से रेडियो सिग्नल के रिस्पॉन्स आने का इंतजार करता है। एक बार जब यह रेडियो सिग्नल उठा लेता है तो वो 30 फुट की दूरी के अंदर उस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लेता है। ब्लूटूथ नाम कहां से आया? ब्लूटूथ को सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन ने डेवलप किया था, जो कि स्वीडन की जानी मानी कंपनी है। स्वीडन के नॉर्डिक कल्चर की कहानियों में राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ गोमरसन ने डेनमार्क पर 1958 एडी से 1986 एडी तक राज किया। राजा के बेटे ने विद्रोह कर दिया था, जिसमें राजा की मौत हो गई थी। किंग हेराल्ड ने डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन के कुछ हिस्सों को एक स्टेट में मिला दिया था। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को ऑफिशियल बना दिया था। उन्होंने अपनी मां और पिताजी की याद में डेनमार्क के जेलिंग में एक बड़ा पत्थर बनवाया। इसीलिए ब्लूटूथ नाम नॉर्डिक लोगों के लिए गर्व की बात है। ब्लूटूथ अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे किंग हेराल्ड ने अपने बड़े स्टेट को एक साथ जोड़ा था। तो ये है ब्लूटूथ नाम के पीछे की कहानी और उसकी टेक्निक कि वो कैसे काम करता है। अगला और पेचीदा सवाल है, हाउ कैन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ कार हार्म अस? कुछ पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले गैस और पार्टिकल्स जो कारों से निकलते हैं, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकल्स शामिल हैं। इन केमिकल्स में सबसे खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमारे खून में मिलने वाला हीमोग्लोबिन खून से ऑक्सीजन को बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। यह हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है ताकि हमारे सेल इस पर काम कर सके। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा बेहतर तरीके से हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। यह 200 गुना बेहतर जुड़ता है, जिसकी वजह से यह ऑक्सीजन को सेल से जुड़ने से रोकता है और इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी का दम घोंट देता है। यह हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मुश्किल में डाल देता है। इसीलिए कार को गैराज जैसे बंद जगह में स्टार्ट करना बहुत खतरनाक है। अगर हो सके तो जब भी कार, ट्रक या दूसरी गाड़ियां पास से गुजरें तो हमें अपने नाक को ढक लेना चाहिए। बेंजीन एक कार्सिनोजन है, यानी कि यह एक कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है।
बेंजीन बोन मैरो को अटैक करता है। बोन मैरो हमारे खून के लिए रेड ब्लड सेल्स बनाता है। बेंजीन एनीमिया, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे खून की बीमारियों की वजह माना जाता है। बेंजीन पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट और सिगरेट के धुएं में भी पाया जाता है, इसलिए जितना हो सके इनसे दूर रहिए। अभी तक गैसोलीन कार के लिए एनर्जी का मेन सोर्स रहा है, लेकिन आजकल हाइब्रिड कार बन रही हैं और उम्मीद है कि हमारे पास ऐसी कार्स होंगी जो कि हमारे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह साइंस एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल के नेचर से जुड़ा है। क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत 21st सेंचुरी के पहले 4 दशकों में हो गई थी, यानी 1895 से 1935 के बीच। क्वांटम फिजिक्स में योगदान देने वाले शुरुआत के कुछ नाम थे मैक्स प्लैंक, नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, पॉल डिरॉक, वुल्फगैंग पॉली और अर्विन श्रोडिंगर। मैक्स प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी की वेव्स अलग अलग बंडल्स में या फिर क्वांटा में निकलते हैं। एनर्जी की क्वांटिटी वेव यानी कि तरंगों की फ्रीक्वेंसी से जुड़ी होती है। इसके लिए उन्होंने E = hf फॉर्मूला दिया। इसका मतलब है कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी। क्वांटम फिजिक्स हमारे रोजमर्रा के लाइफ में काम करता है। एग्जाम्पल के लिए छोटे से लोहे के एक टुकड़े जैसे कि घोड़े की नाल को गर्म कीजिए, धीरे धीरे हीट बढ़ाते रहिए। सबसे पहले घोड़े की नाल लाल होकर चमकेगी, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये ऑरेंज, फिर नीला और फिर सफेद हो जाएगा। लाल रंग दिखाई देने वाला लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की लाइट है। ये सबसे कम हीट एनर्जी लेता है। सफेद रंग सभी रंगों और अल्ट्रावायलेट को बाहर फेंकता है। ये सबसे ज्यादा हीट यानी कि एनर्जी लेता है। क्वांटम मैकेनिक्स में 3 बेसिक आइडियाज हैं। पहला, एनर्जी लगातार नहीं आती, ये छोटे छोटे यूनिट्स में आती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन वेव्स और पार्टिकल्स दोनों ही तरह बिहेव करते हैं। तीसरा, इन पार्टिकल्स के मूवमेंट रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। पार्टिकल्स के वेलोसिटी और पोजीशन दोनों का पता एक साथ नहीं लगाया जा सकता है। इन्हीं 3 बेसिक प्रिंसिपल्स की वजह से हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन, माइक्रोचिप्स, LED, USB, MRI, टीवी और भी कई मॉडर्न गैजेट्स बना पाए हैं। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, हाउ डिड डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट? आखिरकार डायनासोर विलुप्त कैसे हो गए? हमारी धरती पर डायनासोर 160 मिलियन सालों तक जिंदा थे। कुछ 65.5 मिलियन साल पहले फिर ये अचानक मर कैसे गए? ये कैसे खत्म हुए, इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। उनमें से कुछ के बारे में अब हम यहां बात करेंगे। पहली थ्योरी, डायनासोर की बॉडी उनके छोटे से दिमाग के लिए बहुत बड़ी थी। दूसरा, शायद वे भूख से मर गए थे। डायनासोर बहुत बड़े जानवर थे और उन्हें बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी। तीसरा है क्लाइमेट में चेंज। ट्रॉपिकल क्लाइमेट अचानक ठंडा क्लाइमेट बन गया था। एक और थ्योरी है जो कि सबसे ज्यादा मानी जाती है, जिसमें यह कहा गया है कि 65.5 मिलियन साल पहले एक कॉमेट या एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था। इरिडियम एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा तत्व है जो कि मेटेओराइट्स और एस्ट्रॉयड में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। 1980 इटली में लुइस और उनका बेटा वॉल्टर अल्वारेज ने जमीन के नीचे इरिडियम पत्थर ढूंढा। इरिडियम की लेयर की गहराई 65.5 मिलियन साल पहले की है। बाद में धरती के अलग अलग हिस्सों में उसी गहराई पर वही इरिडियम की लेयर पाई गई। 1991 में जियोलॉजिस्ट ने मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में चिकसुलप क्रेटर पाया। यह क्रेटर यानी कि गड्ढा 65.5 मिलियन साल पुराना है। यह 110 मील लंबा था। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि एस्ट्रॉयड 6 मील डायमीटर का था और यह धरती से 45,000 मील पर सेकंड की स्पीड से टकराया था। एस्ट्रॉयड की हीट की वजह से समुद्र का पानी भाप बनकर सूख गया। इससे दुनिया भर के जंगल जल गए और धरती को अंधेरे में ढक दिया, क्योंकि मलबे ने सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक दिया था। इससे धरती का टेम्परेचर गिर गया और सब कुछ जमने लगा। नतीजा यह हुआ कि ज्यादातर प्लांट और जानवर मर गए। प्लांट पर निर्भर रहने वाले जानवर पेड़ पौधों के मरने के कुछ महीनों बाद मर गए।
हालांकि एस्ट्रॉइड थ्योरी को ज्यादातर साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ ही दूसरी थ्योरीज पर भी स्टडीज की गई हैं। इंडिया में 65.5 मिलियन साल पहले बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था, जिसके धुएं ने आसपास के मौसम को बदल दिया था, जिसकी वजह से डायनासोर मर गए थे। दूसरे साइंटिस्ट का मानना है कि एस्ट्रॉइड का इंपैक्ट और ज्वालामुखी का फटना एक ही समय पर हुए थे, जिससे सभी जानवर और प्लांट्स मर गए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और साथ ही पाएंगे उसका जवाब भी। When and how did E. coli develop? एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई एक बैक्टीरियम है जो कि आमतौर पर मैमल्स के निचले डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। इनके कुछ टाइप या स्ट्रेन होते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं और मौत की वजह बनते हैं। थियोडोर एस्चेरिच एक जर्मन डॉक्टर थे जिन्होंने 1885 में इंसानों के स्टूल टेस्ट में ई कोलाई को ढूंढा था। इसलिए इस बैक्टीरिया के जीन्स नाम में एस्चेरिचिया उनके नाम पर रखा गया और बैक्टीरिया का स्पीशीज नाम कोली है क्योंकि यह इंसान के पेट के कोलन में पाया जाता है। हमारी बॉडी के लिए बैक्टीरिया का सही ढंग से काम करना बहुत ही जरूरी है। बैक्टीरिया हमारे खून में विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन पहुंचाते हैं। ई कोलाई के ज्यादातर स्ट्रेन्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारे इंटेस्टाइन में 0.1% बैक्टीरिया ई कोलाई ही होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को लेकर पैदा होते हैं जो हमारे अंदर ही रहते हैं। ये हमें जीने में मदद करते हैं और हम भी उन्हें जीने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ई कोलाई के स्ट्रेन हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक होते हैं। कभी कभी ई कोलाई किसी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, फिर वायरस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स में अपना डीएनए डालता है। हर बार जब एक बैक्टीरियम के सेल डिवाइड होते हैं तो वायरस का डीएनए नई सेल्स के अंदर वायरस का डीएनए पहुंचाता है। ई कोलाई O157H7 खतरनाक स्ट्रेन्स में से एक है। यह स्ट्रेन खतरनाक टॉक्सिन छोड़ता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है। इससे ब्लड सेल्स खराब हो जाते हैं। इससे ब्लीडिंग यानी कि हेमरेज हो जाता है। कंटामिनेटेड यानी दूषित खाना खाने के 3 से 4 दिन बाद ही इसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। इन्फेक्टेड लोगों को क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन, डिहाइड्रेशन और ब्लड का डायरिया होता है। ये छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है जो अपनी बॉडी से खून और पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ई कोलाई इन्फेक्शन से बचने के लिए खाने को अच्छी तरह से पकाना चाहिए। कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। फलों और सब्जियों को सावधानी से धोना चाहिए और कच्चे मीट को हैंडल करते हुए अपने हाथ धोने चाहिए। ई कोलाई जानवरों के इंटेस्टाइन में रहता है, इसलिए जानवरों को मारने और उन्हें पकाने के दौरान सफाई बरतनी चाहिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तोते हम इंसानों की नकल कैसे कर लेते हैं? तोते और कौवे दूसरों को सुनकर उनकी नकल करने की अपनी काबिलियत के लिए फेमस हैं। ज्यादातर बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये सबसे इंटेलिजेंट पंछियों में से हैं। लेकिन तोते में इंसानों जैसे वोकल कॉर्ड नहीं होते। वो सिर्फ अपने गले के मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना जानते हैं, जिससे वे आवाज निकाल सकते हैं। गले में ट्रेकिया के शेप और गहराई को बदलने से अलग अलग आवाजें निकलती हैं। पंछियों और दूसरे जानवरों को कुछ करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन वे इंसानों जैसे बातें नहीं कर सकते। यह ध्यान रखना जरूरी है कि तोते जो भी कहते हैं उनका मतलब नहीं समझते हैं। लेकिन फिर भी तोते गजब के जानवर हैं। ये लगभग 3 फीट तक बढ़ सकते हैं। इनके पंखों का रंग लाल, नीला, पीला और हरा होता है। तोते खुद को किसी भी माहौल में ढाल सकते हैं। शायद यही वजह है कि सदियों से समुद्री लुटेरों ने उन्हें पालतू जानवर बनाया है। तोते गर्म जगहों में रहते हैं, लेकिन वे ठंडे मौसम में एडजस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है, इज देयर नो एयर इन स्पेस? हाउ इज देयर एयर ऑन आवर प्लैनेट? जब हमारी पृथ्वी नई थी तब लाखों ज्वालामुखी से स्टीम यानी कि भाप निकलता था। स्टीम पानी का एक रूप है जिसमें 1 ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। इन ज्वालामुखियों से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस भी निकलती थी। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम और 1 नाइट्रोजन एटम होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम और 1 कार्बन एटम होता है। यही सब एलिमेंट्स बेस बने उस हवा का जिसमें हम आज सांस लेते हैं। वहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड में कमी हो गई थी क्योंकि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में घुल गया था।
सिंपल बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी खींचते गए। ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन फेंकते थे। इससे आसपास ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई। दूसरी तरफ सूरज की रोशनी से अमोनिया के मॉलिक्यूल्स अलग होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनते गए। हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होने की वजह से यह स्पेस में उड़कर बह गया और पृथ्वी नाइट्रोजन गैस से भर गई। पृथ्वी में जानवर और प्लांट्स बैलेंस बनाकर एक साथ रहते हैं। जानवर अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर फेंकते हैं। पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रहता है ताकि यहां जिंदगी बनी रहे। पृथ्वी के चारों तरफ बना एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल हमें खतरनाक रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एटमॉस्फेयर पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए टेम्परेचर बैलेंस कर हमें ठंड से भी बचाता है। यही एटमॉस्फेयर हमारे लिए बारिश भी करता है, जिससे जमीन की सिंचाई होती है और खेत उपजाऊ बनते हैं। सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट में भी एटमॉस्फेयर होते हैं, लेकिन लाइफ बनाने के काबिल नहीं होते। मरक्यूरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी सी एक परत है। मार्स का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और यह लगभग एक वैक्यूम सा है, एक शून्य। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में उनके एटमॉस्फेयर होते हैं, पर उनमें अमोनिया, मीथेन, हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस भरे होते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां जिंदा रहना आसान है। और अब कंक्लूजन, क्योंकि सवालों का कोई अंत नहीं और जब सवाल है तो जवाब भी होते ही हैं। मगर अब हम उन लर्निंग्स को दोहराएंगे जो अभी तक हमने इस बुक समरी में पढ़ी और सुनी। इस समरी में आपने फिंगरप्रिंट और पलक झपकने के बारे में जाना। आपने जुपिटर के बड़े लाल धब्बे और हेलीज कॉमेट के बारे में भी सुना। आपने ब्लूटूथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी समझा। हमने क्वांटम फिजिक्स, ई कोलाई बैक्टीरिया, डायनासोर और तोते के बारे में भी जाना। जिस ओरिजिनल बुक से यह समरी ली गई है उसमें 240 सवाल और जवाब हैं। आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हम इंसान हमारे सोलर सिस्टम के कॉम्प्लेक्स जीव हैं। हम इकलौते ऐसे हैं जो पूछ सकते हैं कि हम यहां क्यों हैं। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? हमें हमेशा यह जानने में दिलचस्पी लेनी चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें हमेशा अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए और जितना हो सके लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे ये दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सके, है ना? कैसी लगी आपको ये बुक समरी, ये बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आज आपसे कुछ रोचक पूछने वाला हूं। ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपके जहन में आते रहते हैं? वो साइंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें आपस में कोई मनमुटाव या कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि हम अपना अपना पक्ष लेकर के शायद बहस या झगड़ा करने की वजह बनते हैं या इस तरह की कोशिशें करते हैं। बहरहाल हम उन सवालों की बात करते हैं जो सवाल हमारे जहन में आते हैं, जिन सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने किसी से पूछे हैं या पूछना चाहते हैं। जरा लिखिए तो आपके सवाल, बड़ा मजा आएगा एक दूसरे के सवाल पढ़ने में, है ना? मैं तो खास तौर से पढ़ने वाला हूं। बहरहाल बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। इस वादे के साथ लेता हूं इजाजत और आपसे भी इल्तिजा करता हूं कि आप रखें अपना बेहतर ख्याल, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें, पढ़ते रहें गीगल समरीज और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहें। गिगलर अमित वाधवा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।